हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। तो यहाँ मैं प्रैक्टिस टेस्ट 3 करवा चुकी हूँ और आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो पेपर्स भी वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम इसका प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं 4। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन पढ़ूंगी ताकि वीडियो भी छोटी बने और कम समय में जो है आपको कंप्लीट वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूपण का अर्थ है। तो प्रारूपण का अर्थ क्या है? तो प्रारूपण का जो अर्थ होता है वो होता है सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ओज गुण को संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी? तो भरत मुनि के द्वारा जो परिभाषा दी गई वो थी समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। ये उन्होंने ओज गुण के संबंध में दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनहु उमंगी अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, यहाँ पर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मनहु आ गया। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो ये कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है और यहाँ पर जो व्यंजना है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण यहाँ पर व्यंजना है और इसको हम अलंकार व्यंजना भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी बताई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, भरत मुनि ने जो है 10 बताए हैं। वहीं पे मम्मट की बात करें तो मम्मट ने 3 काव्य दोष बताए हैं और भामा ने भी काव्य दोष 3 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे भरत मुनि का पूछा था इसलिए हम भरत मुनि पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उसके संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति कहलाएगी। तो वो कहलाएगी लक्षणा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ की रचना है। नेक्स्ट है, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो यहाँ पर कुंडलीय छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। अब उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर हरि गीतिका छंद है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा छंद है? हरि गीतिका छंद है। और इसमें क्या होता है? तो ये जो है सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। अब यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर इंद्र वज्र छंद है और ये जो है 11 वर्ण जो है इसमें होते हैं। और ये किस प्रकार का छंद है? तो ये एक वर्णिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट है, 41, 31 या इससे अधिक वर्णों के उच्चारण वाला छंद कहलाता है। तो जिसमें 31 या उससे अधिक वर्ण होते हैं वो कवित्व कहलाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जह नीकू सयानप बांक नहीं, तह साज चले तजी आप नपो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। तो ये जो छंद है, किस छंद, ये काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई है? तो ये सवैया छंद में लिखी गई है। ये किसकी रचना है? तो ये घनानंद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? दोहा, सोठा, बरवे या फिर छप्पई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छप्पई। छप्पई जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, क्योंकि छप्पई जो है वो विषम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा जो है मात्रिक अर्धसम छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बरवे। नेक्स्ट है, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। अब यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा है, सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को कहते हैं। तो उसको हम कहेंगे विभाव। नेक्स्ट है, रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो भुक्तिवाद का संबंध जो है भट्टनायक से है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो देखिए, भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद को दिया था, शंकुक ने अनुमितिवाद दिया था और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे जोई जोई कछु गावे। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। नेक्स्ट है, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 33 होते हैं। नेक्स्ट है, रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है। नेक्स्ट है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर अद्भुत रस है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। ठीक है, सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। अब यहाँ पर विधेय कौन सा है? तो यहाँ पर बहुत देर से नाच रहा है, ये क्या है? विधेय है। और ये क्या है? तो ये विषय हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका उसका विधेय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फिर यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य जो है वो पहचानना है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य कौन सा है? जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला देंगे। विवेक काम से आया और थक कर सो गया। तो अब और आ गया, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। माता जी खाना बना रही है, सरल वाक्य है। दिन ढल गया और अंधेरा, ये भी क्या है? संयुक्त वाक्य। यहाँ पर जो मिश्र वाक्य है वो ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है, उसने आज गृह कार्य नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए, तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लोगे तो हम घूमने जाएंगे, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य फिर से यहाँ भी बताना है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो यहाँ पे जो है, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, ये जो है मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आ गया। प्रत्येक व्यक्ति श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है। क्योंकि देखिए, पहला क्या है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया नहीं, खाए होगा।
फिर है इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, तो ये भी गलत है। इतने में हवा का, हल्की सी हवा का क्या होता है, हवा का एक झोंका आया। प्रत्येक श्रमिकों को 2 रुपये मिले, 2 रुपये लें, 2 रुपये मिले, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय जो है वो हमें बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नदी तट का फिर है रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। यहाँ हमें उद्देश्य और विधेय बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया, ये वाला वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है, ठीक है। मतलब हमारा जो ये उद्देश्य और विधेय है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे देखिए ये संयुक्त वाक्य है, 2 वाक्य जो है क्या है, जुड़ गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर आपका जाता है शुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। मैंने तुमको देखा, राम ने लिख चुका गलत है। मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 रुपये दिए, गोपाल ने मुझे 2 रुपये दिए, ये भी आपका गलत हो गया। फिर मैंने तुमको देखा, नेक्स्ट इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन ने रोटी खाई, ठीक है। नेक्स्ट है तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया। तो तुलसी ने मानस की रचना लिखी नहीं, मानस की रचना की है, ठीक है, लिखी नहीं आएगा। फिर अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, ये सही है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, तो काल चक्र से बचना संभव नहीं है। नेक्स्ट है लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, ठीक है, रोने लगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट है बताओ कि तुम कब लौटे। वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। अब इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? तुम कब लौटे यह बताओ, अपने लौटने का सही समय बताओ तुम कब लौटे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने लौटने का समय बताओ, ठीक है। ये जो है एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल कौन सा है। तो यहाँ पर जो है जा रहा है, गया नहीं है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। नेक्स्ट है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो उस वाक्य को कहेंगे सरल वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होगा। घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत भारी प्रयास करना, ठीक है। नेक्स्ट है कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका तात्पर्य क्या होगा। देखिए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है मुहावरों को उनके अर्थ से, ठीक है। टांग अड़ाना क्या हो गया, अड़चन डालना। आग में घी डालना यानी क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना यानी वश न चलना। कान भरना चुगली करना, ये इसका राइट मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट है नींव डालना मुहावरे का अर्थ है मकान बनाना, कार्य का शुभारंभ करना, गड्ढा खोदना, कार्य पूरा करना। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा कार्य का शुभारंभ करना। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटीर, अब इसका अर्थ क्या होता है। तो अनमेल वस्तुओं का संयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुट्ठी गर्म करना, अब इसका तात्पर्य क्या होगा। मुट्ठी गर्म करना घूस देना, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी डफली आप बजाना, अब इसका तात्पर्य क्या होता है।
अपने मन की करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? मुंह छिपाना, गायब होना, कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना। दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती, सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? मुंह छिपाना यानी गायब होना, क्योंकि मुंह छिपाने का तात्पर्य क्या होता है? लज्जित होना। ठीक है, नेक्स्ट है समास को सुमेलित करना है। ठीक है, ठीक है, समास से जो है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो वनवास, ये कौन सा समास है? वन में वास, तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, दान पुण्य, ये क्या हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है, आगे देख लेते हैं। त्रिनेत्र, ये क्या हो गया? कौन सा समास हो गया? तीन नेत्रों वाला, अर्थात भगवान शिव। तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि। ठीक है, नेक्स्ट है यथाविधि, यथा आ गया तो क्या हो गया? अव्ययी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय, जय और पराजय, तो आ गया द्वंद्व। प्रतिदिनम शब्द का संधि समास विग्रह कीजिए। तो प्रतिदिन, प्रति आ गया तो क्या आ गया यहाँ पे? दिन, दिन, यही हो गया ना, दिन, दिनम, प्रति। ठीक है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर पीताम्बर, पीला है, पीला है जिसका अंबर, और पीला अंबर किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। पीला वस्त्र जो है, अंबर से तात्पर्य वस्त्र से होता है। चलिए नेक्स्ट है, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो, तो संख्या बोधक किसका होता है? तो द्विगु का। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? द्वंद्व। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास बताना है। भयाकुल, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? भय से आकुल। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का यहाँ पे कौन सा उदाहरण है? तो रातों रात जो है वो क्या है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, यानी रात ही रात में। ठीक है, नेक्स्ट है पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जमा वन। ठीक है, यही होगा, तो ये वाला होगा। ठीक है, पो नहीं होगा, पौ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीति अनुसार, इसमें क्या हो जाएगा? इसका संधि, तो इसका संधि होगा रीत्य अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो संधि विच्छेद इसमें से किसका सही नहीं है? तो देखिए सूर जमा ईश सही है। राम, देखिए रमेश, राम जमा ईश, ये सही नहीं है, क्योंकि रमेश क्या होता है? रमा जमा ईश होता है। देखिए ये कितना अच्छा था, क्वेश्चन सही था बिल्कुल, कि ये तो सही था, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि रमेश का तात्पर्य राम जमा ईश नहीं होता, रमा जमा ईश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद बताना है जगन्नाथ का। तो जगन्नाथ में का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जगत जमा नाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर का प्रश्न। फिर आपको यहाँ पे भानुदय का संधि विच्छेद करना है, संधि करना है। ठीक है, तो भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय। ठीक है, अयादि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं है चुनना है। तो देखिए नायक, नायिका, नाविक, ये तीनों क्या है? अयादि संधि के उदाहरण है, लेकिन वागीश जो है वो अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बल्कि ये क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मदाक्रांता और शार्दूल विकृत। ठीक है, नेक्स्ट है मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट है अवधि का निजी छंद है। तो अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो वो है बर्वे। नेक्स्ट है एक वाक्य जो है इसमें त्रुटिपूर्ण है।
संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव रहने वाला धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण वाक्य है, तो कौन सा है? विद्या सदैव रहने वाला धन होता है। ठीक है, सदैव। ठीक है, सदैव नहीं होता, सदैव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से जो है अशुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पर उस अशुद्ध है आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो आम सभा नहीं, सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट है अब आप चल सकते हैं। तो वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो ये सामर्थ्य सूचक है। ठीक है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य भेद है? ईश्वर तुम्हें सामर्थ्य दे। तो ये एक इच्छावाचक है, इच्छा की गई है। नेक्स्ट है शीला आई और अंधे को सहारा दिया। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? तो यहाँ पर ये जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दो वाक्य आपस में जुड़ गए। नेक्स्ट है हास्य रस के कुल कितने भेद हैं? तो हास्य रस के कुल 6 भेद हैं। ठीक है, स्मित, विहसित, अपहसित, हसित, अविहसित और अतिहसित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास बताइए। तो यहाँ पर द्वंद्व कौन सा है? पाप और पुण्य में। ठीक है, वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ होता है। तत्पुरुष का अर्थ क्या होगा? उसका पुरुष। ठीक है, अभिषेक में संधि बताइए। तो अभिषेक में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, अभी जमा सेक होगा। ठीक है, अत्युक्ति शब्द में संधि है। तो अत्युक्ति में कौन सा है? यण संधि है। ठीक है, अति जमा उक्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो भानुदय में स्वर संधि है। अब नमस्कार, इसमें क्या होता है? नमः जमाकार, तो विसर्ग संधि आ गई आपकी। जगदीश, यहाँ पर जगत जमा ईश हो जाता है, तो ये व्यंजन संधि है। और दुर्लभ, दु जमा लभ, तो ये भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है। तो ये जो है गुण स्वर संधि कहलाती है। नेक्स्ट है जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जो व्याकरण को जानता है उसको हम कहेंगे व्याकरण। ठीक है, और देखिए शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला शास्त्री कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वही विलाप है। से इसका आशय क्या है? इसका आशय रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भुजंग शब्द का अर्थ है। तो भुजंग का अर्थ क्या होता है? भुजंग का अर्थ होता है सांप। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट है संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो संक्षेपण जो है 1/3। ठीक है, 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। नेक्स्ट है इनमें एक राज्य हिंदी भाषी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है चिनांशुक शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा रेशम। नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। तो इसका हिंदी अनुवाद है प्रशंसा पत्र। नेक्स्ट है अमर्ष क्या है? तो अमर्ष क्या होता है? एक संचारी भाव होता है।
मरम वचन जब सीता बोले पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसका प्रयोग किस में हुआ है? गलत वाक्य में। ठीक है, क्योंकि अब ये गलत वाक्य क्यों है ये भी आप जान ले। मरम वचन जब सीता बोला, सीता क्या है? लड़की है, स्त्रीलिंग है, और बोला जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा इसलिए। ठीक है, सीता बोली आ जाएगा। ठीक है, बोला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कर्मवाच्य का उदाहरण है। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये क्या हो गया? भाववाच्य। शीला से हंसा भी नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। अब यहाँ पे कर्मवाच्य क्या हो गया? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पढ़ना जो है देखिए एक सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रियाएं जो होती है वो हमेशा क्या होता है? भाववाच्य कर्मवाच्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा राइट आंसर यही था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता? विनय से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया है। रोशनी फल नहीं बेचती, मैं अब काम नहीं करता, राम कपड़े सिलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय से चला नहीं जाता, क्योंकि ये भाववाच्य है। चलिए नेक्स्ट है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि क्या आ गया? मानो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे। अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर। भाग्य को क्या बताया गया है? सागर का। तो भाग्य पर जो है सागर होने का आरोपित किया जा रहा है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट है मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरीन के। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये जो है उपमा अलंकार के भेद हैं। नेक्स्ट है छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? सा सी से ये समान सरिस ये जो आ जाते हैं, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट है सो शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारी में, कलित कलिन किलंकत में। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट है जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वह अर्था अलंकार कहलाता है। ठीक है, फिर है अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, या फिर अलंकारों में काव्य में रोचकता और प्रविष्णुता आती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ये कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संक्षेपण में किसका ध्यान रखना चाहिए? तारतम्यता और कर्मता,
तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता, तारतम्यता और उपलब्धता, तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, चलिए हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से संक्षेपण का नियम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम मूल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसका भावार्थ समझना, ये तो है। फिर है मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना, ये भी है। नेक्स्ट है आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखनी चाहिए, ये भी सही है। संक्षेपण में भाषा शैली प्रथम पुरुष में होनी चाहिए, तो ये कथन गलत है। हमें गलत कथन ढूंढना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये भी हमारी प्रश्नोत्तरी आज कंप्लीट होती है। एक प्रैक्टिस सेट हमने और कर लिया। तो चलिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आपके लिए कंप्लीट हो रहे हैं, तो परीक्षा से पहले हमारे कोशिश है कि सारे कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।